नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ ल्यूसेंट का टॉपिक नंबर 47 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से सेट कर लेना। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंदमठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस की प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी की उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है, सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल, उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। फिर 1908 में और 1908 से लेकर 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं, जिनमें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं आइस्टर्न के गोली मारकर की हत्या कर दी थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसके आगे बाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके आगे कह रहे हैं कि बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना आरंभ किया। वैलेंटाइन श्रोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। वैलेंटाइन श्रोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण
क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे दो महिलाओं प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। हुआ क्या कि कनेडी गाड़ी पर बम धोखे से गिर गया। मारना चाहते थे किसको? मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन कनेडी गाड़ी पर जा गिरा, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और इसमें चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। आगे लिखा हुआ है, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ। नवाब वराकुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन किया था। इसके अलावा बाल को आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। कौन थी? मैडम भीकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम भी किया था। मैडम भीकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम भी किया था। और आगे लिखते हैं कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड की सजा मिली। आगे लिखा है कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कहारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार की जो घोषणाएं थी वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहली घोषणा थी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आगे लिखते हैं कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें जो है मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, बालमुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत साय बलराज। दीनानाथ जो थे वो दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बालमुकुंद एवं वसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा दे दी गई। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ लो। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, बालमुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत साय एवं बलराज थे। और दीनानाथ ने दबाव में आकर सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में भारतीय लोगों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सुवन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांसीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का
जो है पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू में था 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से। यह गुलरुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। फिर से पढ़ना चाहोगे? फिर से सुन लेना तुम, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदत्त सिंह 1914 ईस्वी को किराए पर लिया। यह जहाज जो है 300 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। दोबारा पढ़ देते हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। इसके आगे लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसीलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे थे। आगे लिखते हैं कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिसने जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। इसके आगे दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। आगे लिखा है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। वेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर्स एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी, एक सभा हो रही थी। जो ये रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 वाला, इसमें संदेह के आधार पर किसी पर शक हो जाए तो उसको गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसीलिए ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन अपना
कर रहे होंगे चर्चा वगैरह। तो इनको कर लिया गया इसके बाद गिरफ्तार। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी, कह सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरल डायर आता है और वहाँ पर गोलियां चलवाता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस दे दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ? शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया है। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 सदस्य थे। 3 भारतीयों में थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण इसके सदस्य थे जो भारतीय थे। आगे लिखते हैं कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू गांधी जी थे और जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन में टर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में हुआ था। उनमें टर्की का जो पद था वो समाप्त कर दिया था इन ब्रिटिश के लोगों ने या ब्रिटेन के लोगों ने। तो उसी के खिलाफ में मुसलमानों ने आंदोलन किया। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखते हैं कि मोहम्मद अली जो हैं वो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले नेता। लिखे हैं कि मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1922 को ही रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के
बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सॉरी ये मैंने बड़ा नहीं किया था अभी तक, अब किया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सोहन सिंह भाखड़ा रोहन सिंह है ये, सोहन सिंह भाखड़ा नहीं है, अशफाकुल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई एवं सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ममंथम गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं काकोरी कांड क्या था। भाई 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन रेल से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोहन सिंह, अशफाकुल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ममंथन नामगुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर लटक गए क्या कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। आगे संभवतः अशफाकुल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए असहयोग आंदोलन के उद्देश्य से स्त्रियों ने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स के गोली मार करके हत्या कर दी। आगे देखते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल जब पास होने जा रहा था तो भगत सिंह ने क्या किया, देखते हैं क्या लिखा है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर
नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 यानी 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा तक जो की थी नेपोलियन ने उससे की। लिखा है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी इरविन के साथ जो समझौता हुआ था वो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व कांग्रेस 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। दूसरा वाला आप जानते ही हैं कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। आगे लिखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने होंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। आगे देखते हैं बालक क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया
1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं इसको। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श थे, और इसी अधिवेशन में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो हावर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुंडा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हो गईं। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे भारत में विख्यात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को जाता है। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक
स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण भी देते थे। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का एक दल बनाया, जिसे फ्री इंडियन लीजल कहा गया। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को अपनी सेना में भर्ती करके एक सैनिक दल बनाया, जिसे क्या कहते हैं, फ्री इंडियन लीजल कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। आगे देखते हैं बालक क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। क्या रखा गया? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह बना था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 8 अगस्त 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते समय फॉर्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं एन काटजू, कौन से? KN काटजू पैरवी कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और KN काटजू पैरवी कर रहे थे। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी ये बड़ा तेजी से फैल गया। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गया और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज को बराबरी का दर्जा दिया जाए, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों द्वारा किया गया।
5,000 सैनिक जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, बोर्ड का अध्यक्ष, दूसरा सदस्य था पैथिक लॉरेंस और तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं एबीजे अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ये तीनों इस शिष्टमंडल के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं बालक क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। इसका आगे लिखा है कि आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया। या तो वे तटस्थ रहे। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। इसके अलावा अलग लिखा हुआ है कि प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किशलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया।
4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और संप्रभुता होगी। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। क्या होगा? दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट में लिखा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। यह भारत का अंतिम सम्राट तथा कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। आगे लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आगे लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे, जो कि लेबर पार्टी से थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फरींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु का नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचार का उल्लेख करता है। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके बाद बाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखते हैं, बस थोड़ा ही और रह गया है, टॉपिक नंबर 47 खत्म होने वाला है। लिखा है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया।
शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण निरूपण है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जो महात्मा की उपाधि प्राप्त की है वो किससे की? रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो लिखा है महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी को प्रदान की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रणदे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु दीन बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। फ्रांस मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रांस मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक बिबिलियन डेरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तयबजी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। आगे देखते हैं, 2 लाइनें और हैं इसमें, वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि डिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया डिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ऊपर लिखा है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। आर महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।